हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। आज हम यूनिट 5 करने वाले हैं जिसका नाम है पुअर टाइम मैनेजमेंट इफ़ेक्ट्स ऑन जॉब परफॉर्मेंस। अब जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता या जो कोई जिनका बहुत ज़्यादा इनअफिशिएंट रहता है टाइम मैनेजमेंट करने में, तो उनकी उस टाइम मैनेजमेंट को नहीं करने के बाद उनकी जॉब के ऊपर क्या असर पड़ता है, लाइक उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, डाउन हो जाती है, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम है ना इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो इसके अंदर आपके टॉपिक्स रहेंगे कॉर प्रीमिसेस, वर्क ओरिएंटेशन, एटीट्यूड एटीट्यूडनल डिमिनिशन, फंक्शनल स्टाइल, प्लानिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। ये आपके 6 पॉइंट्स हैं, टॉपिक है जो आज हमें इस चैप्टर में और इस वीडियो में कवर करने हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है कॉर प्रिमिसिव, कि मतलब आपकी कौन कौन से इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, कैसे हम अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आपके पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है लो वैल्यू ऑफ टाइम एज अ रिसोर्सेज। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है, टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम प्रोग्रेस करते हैं, डेवलपमेंट होता है हमारा। बट क्या होता है ना कि जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से है ना हम कोई भी काम टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, चीज़ों को डिले करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड उसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आके पड़ता है एंड उनकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी वो सब डाउन होने लग जाती है, एक माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी, दोनों के उस पे लेवल पे डाउन होने लग जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि टाइम की वैल्यू हमें करना चाहिए एंड जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उस टाइम पे, तो वो रिसोर्सेज पे हमें काम करना चाहिए, उस टाइम पे उन रिसोर्सेज को टाइम पे यूज़ करना चाहिए। सेकेंड आता है एथिकल इम्प्लीकेशन। अब जैसे कि हमें पता है कि हम जब भी हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे उनके बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह, मतलब जहाँ पे भी हम रहते हैं तो हम वो टाइम टू टाइम हम वो चीज़ें बनवाते रहते हैं। अब जैसे लाइसेंस के लिए हम 18 ईयर्स के बाद हम अप्लाई कर देते हैं, और जब बच्चा जन्म होता है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एंड जब किसी की डेथ होती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट हम टाइम टू मतलब बहुत उसी टाइम पे बनवा लेते हैं। बट अगर वो चीज़ हम डिले कर दे तो हम हमारे ऊपर कुछ ऑफिशियली प्रॉब्लम भी हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सिटीज़न हैं तो हमें वो सिटीज़न का प्रूफ भी हमारे पास होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हम कुछ चीज़ें डिले कर देते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो एथिकल इम्प्लीकेशन को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि हम सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करवाते हैं, वैसे ही हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हमें ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ही करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है वर्क लाइफ इम्बैलेंस। जैसे कि जॉब परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही वैल्यूएबल रहती है जितनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ रहती है। लाइक आपको वर्क लाइफ को भी बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड एंड अपनी लॉयल्टी दिखाते हो। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उनकी फैमिली का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको हमेशा मतलब खुश रखना चाहिए, मतलब उनको टाइम टू टाइम हमें उनको वैकेंसी के लिए, लाइक वो होता है ना वीकेंड्स के लिए, हॉलीडेज़ के लिए उनको भेजना चाहिए। मोटिवेशन इंक्रीज़, इससे ना मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है। तो इनको ना हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक। दूसरा आता है वर्क ओरिएंटेशन। अब वर्क ओरिएंटेशन में क्या है ना कि हम
जैसे कि पहले भी हम इस बारे में बात कर सकते हैं, टू डू लिस्ट के बारे में, प्रायोरिटी के बारे में, कि कौन सा काम हमें कौन से टाइम पे करना चाहिए। तो वही इसमें थोड़ा सा हम ब्रीफली देखेंगे थोड़ा सा। तो पहला आता है निगलेंस इन प्रिपेयरिंग टू डू लिस्ट। हम टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करने को क्यों मना करते हैं? जैसे कि हम लिस्ट, जो ये टू डू लिस्ट होती है वो हमारी हेल्प करती है सिस्टमेटिक तरीके से, कि हमें डेली रूटीन में हमें कौन सा काम करना चाहिए। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि हम रेगुलरली हम टू डू लिस्ट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम वो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस होती है वो हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, तो हम नहीं बना पाते हैं, तो उसकी वजह से कई बार हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और टू डू लिस्ट में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो हमें काम हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, लाइक फिर उसके बाद हमारे सडनली कोई और अदर वर्क आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो जो लिस्ट बनाई होती है वो पूरी की पूरी बेकार हो जाती है, वो पूरी पूरी गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और डेली हम इतनी प्रॉपर तरीके से हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम डेली अपनी लिस्ट बनाएं, क्योंकि बीच बीच में ऐसे ऐसे वर्क आ जाते हैं ना कि हम नहीं बना पाते। तो हम बस वही वीकली एक अगर हम प्रोग्राम सेट करें कि हमें ये काम करना है, तो वो एक होता है मोटा मोटा, कि हाँ मोटा मोटा इतना काम है जो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। तो टू डू लिस्ट के कुछ ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। और अब सेकंड आता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क, कि जैसे कि हमें हमें अपने टास्क की ना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा कौन सा पहला काम होना चाहिए, कि हमें किससे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए सबसे पहले, और किसे नहीं देनी चाहिए। मतलब राइट प्रायोरिटी और रॉन्ग प्रायोरिटी क्या है आपकी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का टाइम पुअर टाइम मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क में आता है, तो उसको पता नहीं होता है कि कौन सा अर्जेंट है, कौन सा लेस इम्पॉर्टेंट है, कौन से किस टास्क को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस को हमें सबसे ज़्यादा कम अर्जेंट में रखना है। तो वो इसी में उलझन में रह जाता है, एंड उसी की वजह से उसका सारा काम बेकार हो जाता है, लाइक वो कोई भी काम अच्छे से टाइम पे नहीं कर पाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है राइट जॉब एट रॉन्ग टाइम। अब हमें पता है कि हम कई बार ना सही जॉब के चक्कर में ना मतलब सही हमें लगता है कि सही जॉब है वो, लेकिन उस टाइम पे वो टाइम ख़राब होता है। जैसे अगर हम पुअर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बोले, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से इग्नोर कर रहे हो टाइम मैनेज को। ठीक है। जो आपको टास्क दिया गया है उस टास्क के रिलेटेड आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या फेस कर रहे हो, आपका जो रूटीन है टास्क का वो है नहीं है, आप किस तरीके से अपना बेस्ट दे रहे हो, अपना ऑर्डिनरी जो आप टाइम दे रहे हो वो दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लेकिन आप सारी चीज़ें दे रहे हो, बट वो जो टाइम है ना वो गलत है उस सही जॉब के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा काम किस टाइम पे करना है। क्योंकि अगर आप काम अभी जैसे मैं ये वाला सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आपका कल इसी सब्जेक्ट का पेपर और मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ गलत हुई कि मैं काम तो सही कर रही हूँ बट मैं टाइम गलत चूज़ किया हुआ है मैंने। तो इसलिए टाइम वही चूज़ करो, टाइम भी सही होना चाहिए जो आप सही जॉब कर रहे हो, लाइक अपना काम कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद है हार्ड वर्क रेदर देन स्मार्ट वर्क। अब यहाँ पे हार्ड वर्क के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सक्सेस है और प्रोफेशंस है, किसी भी प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस है। हार्ड वर्क मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, अपनी परफॉर्म करते हो ड्यूटी पे, कितना ज़्यादा काम करते हो। हार्ड वर्कर मतलब कि हाँ, मतलब मैं अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस बना के रखती हूँ और अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से काम करती हूँ, इंटेलिजेंसी तरीके से, लाइक अपना सारा काम प्रॉपर तरीके से करती हूँ। तो मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो वो हार्ड वर्क ठीक है, बट उसके साथ साथ आपको स्मार्ट भी होना चाहिए कि आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हो जल्द से जल्द काम ख़त्म करने को। बहुत सारे मिनिमम पॉसिबल हो सकता है कि इस टास्क को हम इतने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड
उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है एटीट्यूडनल डिमिनेशन। अब इसमें क्या आता है कि पुअर वर्क कल्चर। पुअर वर्क कल्चर क्या है कि जिसमें आप अपने काम को डिले करते रहते हो, ऑफिशियली टाइम को वेस्ट करते हो, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, मोटिवेशन नहीं मिलती है। मोटिवेशन मतलब कि आपके ऊपर कोई लोड नहीं है किसी तरीके का काम, और वर्कलोड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम ही है, मतलब एक होता ना कि थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर होता है, उसी की वजह से आप अच्छे से काम कर पाते हो। आपके अंदर से वो आता है कि मोटिवेट, हाँ कि मेरे को काम करना है और फिनिश करना है इसको, तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो इसी की वजह से एक ये भी बहुत आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, जिससे आप अच्छे से जॉब पे आपका असर पड़ता है, काम नहीं कर पाते हो। सेकंड आता है लो पंचुअलिटी। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपका सही अच्छा होना चाहिए, पंचुअलिटी होना चाहिए। जैसे कि आप अच्छे से जल्दी से ऑफिस में टाइम पे ऑफिस में पहुंच जाते हो, अपना काम स्टार्ट करते हो, जल्दी से प्रोजेक्ट करते हो, जल्दी से आप मीटिंग अटेंड करते हो, उसको मीटिंग दो ख़त्म होने के बाद अपना काम करते हो। पब्लिक वाइज पे भी ट्रेन्स, एयर फाइट्स, मतलब सारी चीज़ें आप अच्छे से करते हो, स्कूल पे टाइम पे जाते हो, अपनी क्लासेस अटेंड करते हो। ये सारे अप्लाई हो जाते हैं जब आप अपने टाइम को एक अच्छे तरीके, पंचुअलिटी तरीके से यूज़ करते हो। और जब आप ये नहीं करते हो तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप कुछ भी काम कर रहे हो वो टाइम पे होता ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा ही क्या आपका काम करने का। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। उसके बाद आता है फंक्शनल स्टाइल। अब फंक्शनल स्टाइल में सबसे पहला आता है एम्बिग्यूटी अबाउट डेडलाइन। अब जैसे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिम ने बताया था ना कि गोल्स विदाउट डेडलाइंस आर डेड गोल। बिना किसी गोल के आप कोई गोल सेट कर ही नहीं सकते, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप जब कोई गोल सेट कर लेते तो फिर आपको पता है कि ये गोल मैंने सेट किया है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है। आप खुद अंदर से वो एक लिस्ट बनाओ हुए या फिर अपना टाइम टेबल बनाओ हुए कुछ भी करोगे, बट आप अपने गोल को सेट करने के लिए वो करोगे ही करोगे। ठीक है। सेकंड आता है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब पता है कि आप डिले करते रहते हो चीज़ों को लेके, पोस्टपोन करते रहते हो अपनी एक्टिविटीज़ को। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी होती है, क्योंकि ये चीज़ हम जब करते हैं तो ये हमारे टाइम को वेस्ट करने में हमारी वो हो जाता है। तो हमें ना जितना हो हाँ। उसके बाद आता है पार्किंसन लॉ। अब पार्किंसन लॉ का क्या है ना, कि ये ब्रिटिश नेवल हिस्टोरियन से है। इनका ये था कि इन्होंने एक लाइन है जो मैं बताती हूँ, वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब आपका जो वर्क है वो, मतलब आप अपने काम को किस तरीके से कंप्लीट करते हो, लाइक जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम के अवेलेबल के अंदर ही आप अपना काम को किस तरीके से पूरा करते हो। मतलब ये है कि ओवरऑल कि आप जब चीज़ें, हमें पता है कि कौन सा काम हमें किस टाइम पे करना होता है, जिसको हमें कम टाइम देना है उसको हम कम टाइम देते हैं, और जिसको हमें ज़्यादा देना होता है हम वो उसको देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है लैक ऑफ टाइम ऑडिटिंग। अब इसमें क्या है ना कि जैसे कि हमें पता है कि एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं ऑडिटिंग टाइम को, क्योंकि उसका रिज़ल्ट फिर क्या आता है ना कि उनके इंडिविजुअल की जो लाइफ है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो उसका काम है, उसकी वो वाली जो लाइफ है वो दोनों इम्बैलेंस हो जाती है, वो उन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना ऑडिटिंग टाइम को समझे, उसको देखे कि उसको किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करना, अपनी हेल्थ पे, अपनी रीडिंग पे, अपनी मेडिटेशन पे, फैमिली पे, फ्रेंड्स से, सोशलाइजेशन पे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको वो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, उसको कैसे वो देख रहे हैं, उसकी प्लानिंग करना, पॉलिसी मेकिंग देखना, डिसीजंस मेकिंग देखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाते जब आप टाइम ऑडिटिंग को अंडरस्टैंड कर पाओगे।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग सिस्टम। प्लानिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा दो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, इनएडिक्वेट प्लानिंग और इनएडिक्वेट एवोल्यूशन। इनएडिक्वेट प्लानिंग में क्या है ना कि हम जब प्लानिंग नहीं करते तो उसके हमें क्या होता है कि हम डेवलप नहीं कर पाते हैं, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो अचीवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। तो जब पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है तो उसकी वजह से हम कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। हम प्लान कर देते हैं बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ये फेस करना पड़ता है सबसे मेन चीज़ तो, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा कि इनएडिक्वेट एवोल्यूशन। जब हमारा एक टाइम मैनेजमेंट है जो वो एक पूरा एक पर्टन में चलता है ना, तो उसमें क्या होना कि हम प्लानिंग कर लेते हैं कि उसके बाद प्लानिंग करने के बाद हमें उसको फॉर्मुलेशन भी करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना होता है, एवोल्यूशन भी करना होता है। पर जब हमारा टाइम ये हम जब एवोलेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो फिर हमें जो हम प्लान करते हैं वो एक इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़फुल नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला और लास्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। जैसे कि सबसे पहला स्ट्रक्चर में अगर हम कुछ भी स्ट्रक्चर और प्रोसेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है अच्छे से, तो सबसे पहला होता है पुअर सिस्टम मैनेजमेंट। पुअर सिस्टम मैनेजमेंट में कि हम ऑर्गेनाइज स्पेस मैनेजमेंट करते हैं, क्राउड रूम्स हो जाते हैं, फर्नीचर पुराने हो जाते हैं, तो ये सारे रिजल्ट्स आते हैं कि पुरानी मशीन्स हो गई हैं, ट्रेन नहीं कर रहे हम एम्प्लॉयज़ को, तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। इनएडिक्वेट डेलीगेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो हमें पता नहीं चलता कि हम किस पर्सन को मतलब राइट पर्सन को हम सेलेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, हम कई बार गलत पर्सन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है टाइम वेस्टर। टाइम वेस्टर का तो हमें पता ही है कि टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है हमारा, जैसे कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और कंट्रोल मतलब कि जो हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या उनको हम कंट्रोल करना चाहिए, या हम जब ओवर बातें कर रहे होते हैं किसी से, गॉसिप कर रहे होते हैं, या हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ में ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो पर्सनल भी और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है लास्ट इसमें लैक ऑफ थिंकिंग टाइम। अब लैक ऑफ थिंकिंग टाइम में क्या है ना कि जैसे कि थिंकिंग का क्या है ना कि हमें पता है कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो अगर सही रेशनल तरीके से नहीं हो पाता है, कि हम कोई भी जैसे प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसको उस प्रॉब्लम की हेल्प मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम वो डिसीजन अगर उस राइट टाइम पे नहीं लेते हैं तो फिर बाद में लेना ना लेना दोनों चीज़ बराबर हो जाती है। कहते हैं ना कि सही जिस टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर उस टाइम पे आप अपने कुछ अच्छा सा या बढ़िया डिसीजन नहीं लेते हो तो बाद में लेना या ना लेना दोनों चीज़ें बराबर हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ रही होती है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी यूनिट्स पे मैं जल्दी जल्दी कवर करके अपलोड करती हूँ। ओके, बाय बाय।